इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे कल्चर ऑफ इंडिया, जो कि नितिन सिंघानिया के बुक से लिया गया है, सेक्शन सी। तो कल्चर ऑफ इंडिया में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले जो चैप्टर 11 है, लैंग्वेज इन इंडिया, तो हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन जब देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स को आप देखिए। तो अगर इंडिया की जो लैंग्वेज क्लासिफिकेशन है वो इन ग्रुप में है, एक इंडो आर्यन ग्रुप, एक द्राविडियन ग्रुप, ये सीनो तिब्बतन ग्रुप, नेग्रोइड ग्रुप, ऑस्ट्रिक ग्रुप और अदर्स, कुछ अदर भी लैंग्वेजेस है। तो ये लैंग्वेज चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी इस लैंग्वेज से रिलेटेड, वहां पर एंशिएंट हिस्ट्री में काफी सारी बातें बताई गई है, जो इंस्क्रिप्शंस हो गए हैं या कौन से पीपल्स कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। तो आपको आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है ही। तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट्स है, वहां पर थोड़े थोड़े वर्ड्स बताए गए, यहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ लिंक करके चलना है इस पूरे चैप्टर को। अब ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आए कहाँ से? तो अगर हम बात करें पूरे इंटायर हिस्ट्री में, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न टाइम के हिस्ट्री में जितने भी हिस्ट्री की बुक्स या जो भी कल्चर से रिलेटेड वहां पर बातें की गई है, हिस्ट्री में लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बातें की गई है, सोसाइटी हो गई, पॉलिटी हो गई, तो इन सब चीजों के पहले बारे अगर बातें होती थी तो किताबों में लिखी जाती थी, और उन किताबों का लैंग्वेज भी अलग अलग था। अगर कोई इलाका साउथ का इलाका है तो वहां पर तमिल, कन्नड़, ये सब डेवलप हुए, और नॉर्थ की बात करें तो फिर यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, ये सब। अब अगर हमसे कोई पूछे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो लैंग्वेज का मतलब हम उनसे ये बोलेंगे कि एक सिस्टम है, कम्युनिकेट करने का सिस्टम है थ्रू स्पीच, अ कलेक्शन ऑफ साउंड दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव द सेम मीनिंग। तो ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। लैंग्वेज इन इट्स लिटरली मीनिंग इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच। और फिर अगर लैंग्वेज की बात करें तो एक होती है लैंग्वेज फैमिली और एक होती है डायलेक्टिक्स। तो अगर लैंग्वेज फैमिली की बात करें तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल लैंग्वेज रिलेटेड रहता है वो किससे रिलेटेड रहता है? वो उनका जो कॉमन एंसेस्टर होते हैं उनसे उनका लैंग्वेज डेवलप होता है, उनसे वो रिलेटेड होते हैं, एक इंडिविजुअल लैंग्वेज जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड की गई है। और डायलेक्टिक क्या होता है? डायलेक्टिक इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन लोकल एरिया। अगर आप इंडिया में बात करें जैसे कि हिंदी बोला जाता है, और अगर अलग अलग स्टेट में देखा जाए तो वहां का एक लोकल लैंग्वेज है, तो डायलेक्टिक उसे उस चीज को कह रहे हैं, उस लैंग्वेज को कह रहे हैं। इट शुड बी नोटेड दैट सेवरल डायलेक्टिक कैन डिराइव फ्रॉम अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये जो डायलेक्टिक है ना, ये किसी एक लैंग्वेज से डिराइव रहते हैं। और जो इंडिया में मोस्टली लैंग्वेज बोले जाते हैं वो लैंग्वेज है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। और ये जो इंडो आर्यन ग्रुप का ये जो लैंग्वेज है ये इंडो यूरोपियन फैमिली से बॉर्न हुआ है। और हाउ एवर देर आर सम लैंग्वेज ग्रुप विच आर इंडिजिनस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये देखो, इंडो आर्यन ग्रुप का जो लैंग्वेज है उनका ओरिजिन इंडो यूरोपियन फैमिली से है, और इंडिया में कुछ इंडिजिनस लैंग्वेज ही है जो यहीं पर ओरिजिनेट किए हैं। अब अगर इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये 74% इंडिया में इसी को बोला जाता है। और अगर ये इंडो आर्यन ग्रुप की अगर दो और टाइप्स होती है तो इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। और ये जो जब इसे डिवाइड किया गया था 3 टाइम में, तो ये उनके पीरियड के अनुसार में ये इसे 3 लैंग्वेज में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले है हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। तो ये सब आप लिख लीजिए, ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। इनका डेवलपमेंट 1500 BC में हुआ, और संस्कृत ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप से ही निकल कर आया। और जो एंशिएंट फॉर्म है संस्कृत का, जो कि वेदास में हमें मिलता है, जैसे कि उपनिषद, तो ये क्या है? संस्कृत का एंशिएंट फॉर्म है। पुराण्स, धर्मसूत्र, वेर ऑल रिटन इन संस्कृत, तो ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है। और जो
वेदास का जो संस्कृत का एंशियंट फॉर्म है वो वेदास में लिखा हुआ है। और वेदास में क्या क्या लिखा हुआ, उपनिषद, पुराण, फिर धर्म सूत्र, ये भी संस्कृत में लिखा हुआ है। और अगर बात करें इंडिया में जो भी लैंग्वेज आए हैं तो संस्कृत उनका ज्यादातर लैंग्वेज का मदर कहलाता है। तो संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेज। और अगर जो इंडिया की डाइवर्सिटी है और यहाँ की जो कल्चर की रिचनेस है, हमें इस चीज की समझ किस चीज से होती है, संस्कृत लैंग्वेज के डेवलप होने के चलते ही हमें इस चीज की समझ होती है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इट इज मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री एंड इज वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप बात करें, जो भी अगर लैंग्वेज की बात करें तो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेज आती है, संस्कृत भी आती है इसी में। और संस्कृत जो कि मदर ऑफ सारे मेनी इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहा है यहाँ पर। और अगर संस्कृत हमारा सबसे एंशिएंट फॉर्म का ये लैंग्वेज रहा है और जो कि 22 शेड्यूल में एडेड भी है। सो हमने इंडो आर्यन ग्रुप को देख रहे हैं हम। फिर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत का, अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत का डेवलपमेंट कैसा होता है, तो संस्कृत ग्रामर की एक बुक होती है जो कि स्टार्ट करते हैं बिगेन विथ पनिनी इन 400 BC विथ हिज बुक अष्टधाई। तो ये जो पन्नी थे, इन्होंने 400 BC में बुक अपनी बनाई। ये संस्कृत ग्रामर के ऊपर बेस्ड थी ये बुक। तो ये ओल्डेस्ट बुक है संस्कृत में, संस्कृत ग्रामर की। और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि महायान और हीनयान उसको से बिलोंग करते हैं, उसने भी संस्कृत लैंग्वेज में कुछ लिखा है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बुक है, वो भी संस्कृत लैंग्वेज से लिखी हुई है। और जो महावस्तु बुक है हीनयान स्कूल की, इस पे इस बुक पे क्या बताया गया है, ट्रेजरी ऑफ स्टोरी। इस पे स्टोरी की, कहानियों की तिजोरी है, ऐसा कहते हैं। और ललित विस्तारा, ये भी बुक है, महायान की सेक्रेड बुक है, टेक्स्ट है ये। फिर अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरिता, जो कि संस्कृत में लिखा था। तो ये सब अगर आप बात करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में काफी सारे लैंग्वेज है। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो इन सब के बीच बीच में नाम आएंगे, तो आपके लिए जरूरी है सब पढ़ना। और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये हर जगह पाई गई है। वहां पर सारे के सारे लोग, कुछ ना कुछ लोग स्टार्टिंग में संस्कृत ही बोलते थे। अगर संस्कृत की टेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो ये डेवलप हुई थी 300 BC से लेकर 200 BC तक। अब ये टेक्स्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत क्या है, ये रिफाइंड वर्जन है। और वैदिक संस्कृत का ये रिफाइंड वर्जन है। और जो पहला एविडेंस पाया गया था यूज संस्कृत का कहाँ पर यूज हुआ था, तो जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं रुद्रमना की इंस्क्रिप्शन मिली हमें मिली है जूनागढ़ में। और ये कहाँ पर है, ये सदर्न गुजरात के रीजन में। पहला एविडेंस हमें संस्कृत का यहाँ से मिलता है, रुद्रमन। और अगर पोर्ट्रीज में बात करें, पोर्ट्रीज में भी संस्कृत की लैंग्वेज लिखी जाती थी। तो किस टाइम पे, गुप्ता के पीरियड पे ये चीज पाया गया है। और ये जो पीरियड था, गुप्ता का पीरियड, इस वक्त में प्योर लिटरेचर का काम एमर्ज हो रहा था, क्रिएट हो रहा था। जैसे कि अगर महाकाव्य का बात कर सकते, उन्होंने एपिक्स लिखी थी। और खांडक काव्य जो कि एक सेमी एपिक्स है। तो ये सब वर्क है जो कि संस्कृत को एज अ प्योर लिटरेचर बताते हैं। और अगर इनके टाइम पे बात करें, गुप्ता पीरियड के टाइम में, तो इस टाइम पे कहा जाता है यूनिक क्रिएशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत के लिटरेचर में काफी ज्यादा वैरायटीज आ गई थी। संस्कृत लिटरेचर में काफी सारे वैरायटी के वर्क हमें इस वक्त में डेवलप हो रहे थे। तो गुप्ता के टाइम में क्या हो रहा था, जो संस्कृत पे कुछ अगर अदर एस्पेक्ट की बात करें तो ऑर्नेट स्टाइल की भी लिटरेरी वर्क आ गई थी। उसके बाद अगर गुप्ता पीरियड के टाइम बात करें, जो भी प्लेसेस थे वहां पर, तो वो संस्कृत वर्ड में लिखे हुए थे, संस्कृत में वो सब लिखे हुए थे। और अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, उस वक्त में जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो यूज की जाती थी हायर वर्नास के लिए, मतलब पृष्ठ के लिए, क्षत्रियास के लिए। पर अगर प्राकृत लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज थी, ये वुमेन्स और शूद्रत इसे ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड था।
तो हमने हमने ये बात किया इंडो आर्यन ग्रुप में। तो इंडो आर्यन ग्रुप का ओरिजिन हुआ था 1500 बीसी में। तो संस्कृत जो कि एंशिएंट फॉर्म संस्कृत है, और इस पे उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये सब हमने देखा। अगर संस्कृत के डेवलपमेंट का बात करें तो जो पन्नी थी, इन्होंने डेवलप किया इनकी पहली बुक अष्टाध्यायी से। और फिर यहाँ पर भी किताबें के नाम है, ये सब आपको याद रखना है। ये सब आप नोट्स बनाते जाओ, बहुत आसान लगेगा। जितना बड़ा ये नोट्स, जितना बड़ा बुक में है ना, आपके नोट्स में काफी छोटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। और ये जो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप है, ये सब ग्रुप है इंडो आर्यन की, ठीक ना। सबसे पहले ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, फिर मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। अब यहाँ पर और ये इसकी डेवलपमेंट 600 बीसी से 1000 एडी में हुई थी। और इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है प्राकृत लैंग्वेज से। और जो प्राकृत लैंग्वेज था उसे समझा जाता था किसी भी एक मीन नेचुरल ओरिजिनल कैजुअल लैंग्वेज था। ये सबको लैंग्वेज पता रहता था। एंड जो कि एक्सप्लेन हमें बताता था, हमें ये बताता था कि डोंट हैव, और ये जो लैंग्वेज हमें ये बताता था, एक्सप्लेन करता था कि ये इस पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है यूज करने का, ये कॉमन टंग लैंग्वेज है। और प्राकृत की अगर प्राकृत एक काफी ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर क्या क्या आ जाते, मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप के लैंग्वेज आ जाते हैं। और सब इनके साथ रहते क्लब। और जैसे कि बात करते हैं और सब, अगर मेनी लैंग्वेज जो कि है अर्ध मगधी स्क्रिप्ट, ये है एंशिएंट हिस्ट्री में मिलेगा। पाली है जो कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म इसे यूज करते हैं। अपार ब्रह्मसा, इसकी जो ओरिजिन हुई है ये प्राकृत लैंग्वेज से हुई है। तो ये सब लैंग्वेज की ओरिजिन प्राकृत लैंग्वेज से हुई है। तो अगर यहाँ पर हमने बात किया, ऊपर में संस्कृत के बारे में बात किया, यहाँ पर प्राकृत के बारे में बात किया, तो प्राकृत एक कॉमन लैंग्वेज है फॉर कॉमन पीपल। और संस्कृत की बात करें तो काफी वो ऑर्थोडॉक्स है, उस पर कुछ रूल्स है, कुछ ऐसे फिक्स रूल है। और ये जो संस्कृत होती है एलाइट या ब्राह्मण्स के द्वारा ये पढ़ी जाती है, वही प्रिस्टली क्लास के द्वारा। और जो प्राकृत है वो काफी लेट से डेवलपमेंट होती है, पहले संस्कृत होती है। तो जो प्राकृत और अर्धमागधी है, ये लैंग्वेज यूज किया गया है जैन अगामस। तो ये सब चीजें प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ड से रिलेटेड, क्योंकि आपको मतलब भी पता नहीं रहता तो आंसर आपको खुद नहीं पता रहेगा। और अगर प्राकृत लैंग्वेज में बात करें तो प्राकृत लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज है जैसे कि पाली, मगधी, प्राकृत, और या तो फिर कह सकते हैं अर्थमगधी, फिर सौरसेनी, महाराष्ट्र प्राकृत, फिर एल्लू, पैसी, ये सब सारे लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज के अंडर आते हैं। हम सारे लैंग्वेज को ना, एंशिएंट हिस्ट्री में सारे लैंग्वेज हमें एक एक वर्ड पे दिखेंगे, हमें पता नहीं चलेगा तब। और ये जो पाली लैंग्वेज था ये डेवलप होता है 5th से लेकर के 1st सेंचुरी बीसी। और ये कहाँ पर बोला जाता था पाली लैंग्वेज? मगध के एरिया में बोला जाता था। और ये पाली लैंग्वेज संस्कृत से रिलेटेड है। और इसकी जो टेक्स्ट रहती थी, टेक्स्ट पाली में रहती थी, पर जो लिखने की जो फॉर्म थी वो जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। और जो त्रिपिटका ऑफ बुद्धिज्म है वो भी लिखते थे, पाली लैंग्वेज में लिखते थे। और ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म के इसे काफी ज्यादा यूज करते थे पाली लैंग्वेज की। और ऐसा बिलीव किया जाता है जो बुद्धा हिमसेल्फ डिड नॉट स्पीक इन पाली बट गेव हिज प्रीचिंग इन अर्धमगधी लैंग्वेज। तो जो बुद्धा थे वो खुद पाली लैंग्वेज में नहीं बोलते थे, पर जो अपनी प्रीचिंग है उसे अर्धमगधी लैंग्वेज में वो लिखा करते थे। अब ये लैंग्वेज कौन सी है? तो नीचे है। तो ये मोस्ट काइंड ऑफ प्राकृत है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्राकृत है। तो इट लिटरली यूज इंक्रीज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ संस्कृत एंड पाली। और अब देखो ये बता रहा, अभी पता नहीं चला अर्धमगधी स्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं, पर ये संस्कृत और पाली के डिक्लाइन होने के बाद ये आया। और जो कि 10,000 AD में ये स्टार्ट हो गया था प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट। अब बुद्धा और महावीरा ये दोनों भी बातें करते थे अर्धमगधी लैंग्वेज में। और कुछ जो जनपद है उनकी कोर्ट लैंग्वेज भी बन गई थी ये। और मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो वहां पर भी पाली लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी। और अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहे तो जो जैन के टेक्स्ट हमें मिले हैं, बुक्स मिली है जो
रॉक एडिक्ट्स है अशोका की, वो अर्धमगधी स्क्रिप्ट में लिखी गई है और ये बाद में जाकर के इवॉल्व हो जाते हैं जैसे कि ईस्टर्न इंडिया के लैंग्वेज में। इट लेटर इवॉल्व इनटू लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, नेमली बंगाली, असामीज, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी। तो ये सब जो बंगाली, असामी, उड़िया, भोजपुरी, ये सब लैंग्वेज कहाँ से रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है आपका पाली लैंग्वेज से। और पाली लैंग्वेज किसके अंदर आता है? प्राकृत, सॉरी, ये जो लैंग्वेज जो मगधी स्क्रिप्ट है वो आते हैं उनसे। अगर उनसे रिलेटेड कौन कौन से लैंग्वेज है? बंगाली है, असामी, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी है। तो यहाँ पर एक एक वर्ड आपका प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है सब प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है। और जो सौर्य सैनी है ये कौन सी लैंग्वेज है? तो मेडिवल इंडिया में जो भी ड्रामाज होते थे ना, वो ड्रामा को इसी सौर्य सैनी लैंग्वेज में ही लिखा जाता था। और इट इज अ प्रीडेसेसर टू नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज, तो ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा होता था, ऐसा लिखा जाता। और जो जैन मॉन्क्स थे वो लिखते थे इसकी, जो जैन मॉन्क्स रोट मेनली इन दिस वर्जन ऑफ प्राकृत। तो जैन रोट इसी लैंग्वेज को यूज करके प्राकृत में लिखते थे, इस वर्जन को यूज करते प्राकृत में लिखते थे। और जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है दिगंबर की वो है सख्त खांडगमा, जो कि लिखी हुई है सौर्य सैनी में लिखी गई है। अब फिर हम तीसरी लैंग्वेज पे आते हैं, महाराष्ट्रीय प्राकृत। ये भी लैंग्वेज है जो कि कब बोली जाती थी? 9th सेंचुरी एडी में बोली जाती थी। और ये किससे रिलेटेड है? इसकी जो प्रीडिसेसर इसकी जो है वो है मराठी और कोंकणी। तो ये सब, जैसे कि मराठी आप महाराष्ट्र का, कोंकणी ये गोवा के कोस्ट का, उस वेस्टर्न कोस्ट की ये लैंग्वेज है ये सब। और ये काफी कहाँ यूज की जाती है? वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में यूज की जाती है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये सतवाहन डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और जो सेवरल ड्रामास है उसे लिखा गया है गहा घोषा बाय किंग हाला इन इट लाइक इनकी फॉर्म में लिखा गया, जैसे कि सेवरल ड्रामास वेर रिटन इन इट्स लाइक गहा घोषा बाय किंग हाला। फिर यहाँ पर है गाओ धोवो, मतलब कि स्लेइंग ऑफ द किंग ऑफ गौधा बाय वकपति। तो इनके द्वारा ये सब लिखा गया है, ड्रामास लिखा गया है सतवाहना के टाइम में। किस स्क्रिप्ट में? ये महाराष्ट्री प्राकृत में। और इलू, तो इलू एक एंसेंट फॉर्म है सिन्हाला लैंग्वेज का, ये एंसेंट फॉर्म है इलू, जो कि इंडिया में ऐसा बोला जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? किसके सिमिलर है? और जो सिन्हा लैंग्वेज है वो श्रीलंका में बोला जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? सिमिलर है पाली लैंग्वेज से। और एक है पैसाची, इसको कहा जाता है भुट्टा भाषा, जो कि डेड लैंग्वेज है। और इसे माना जाता है, इसे प्राकृत माना जाता है, अक्सर इसे प्राकृत माना जाता है। और गुंधायस बृहद कथा, जो गुंधायस का जो बृहद कथा जो 6th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, ये एंसेंट एपिक है, वो लिखी गई है पैसाची में। और इट इज रिगार्डेड एज अनइम्पॉर्टेंट डायलेक्ट। तो ये सब आपको पाली प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो भी याद रखना है, काफी लंबा है, आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स आपको इसके बनाने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि शॉर्ट नोट्स या तो मार्क करते जाओ बुक है तो। और जो अपार भ्रमंसा है ये 6th से 7th सेंचुरी में डेवलप होता है। और अपार भ्रमंसा का मतलब क्या है? करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल। इनका डेवलपमेंट 6th से 7th सेंचुरी में हुआ था। और जो अपार भ्रमंसा है ये इसे अम्ब्रेला माना जाता है। किस चीज का? जो डायलेक्ट्स होते हैं संस्कृत और प्राकृत के, जो डिफरेंट डायलेक्ट होते हैं संस्कृत और प्राकृत के, उसका अम्ब्रेला माना जाता है। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजिशन जो हो रहे हैं मिडिल से मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप्स का, ये लैंग्वेज ही उसे दर्शाता। अगर मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप जो था, जब ट्रांजिशन इनका मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में होता है तब बीच में ये लैंग्वेज बोली जाती, तब जाकर के हम मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो अगर हम बात करें एक 6th से 7th सेंचुरी के बीच में जो ब्रह्मा थे उन्होंने रिऑन किया था, ठीक ना। 6th से 7th सेंचुरी कश्मीर में इन्होंने डिवाइड किया था। जो संस्कृत की पोइट्री होती है उन्हें अलग किया था, प्राकृत की पोइट्री को अलग किया था, अपार भ्रमंसा की पोइट्री को अलग किया था। किसने? ब्रह्मा ने 6th से 7th सेंचुरी, जो कश्मीर में थे। और एक थे डांडिन,
जो कि कहते हैं अपार भ्रमसा है, जो डायलेक्टर है कॉमन फॉल्क का। और जो जैन मॉक्स रहे कुछ और जो स्कॉलर रहे, उन्होंने भी अपभ्रमसा में लैंग्वेज को यूज किया था। और अगर मेजर टेक्स्ट की बात करें जो कि अपार भ्रमसा लैंग्वेज में लिखा गया है, वो है पुष्पदंता जो कि बुक है इनकी महापुराना। और ये किससे रिलेटेड? दिगंबर जैन टेक्स्ट है ये। और धनपाला का भविष्यक कहा ये, और कुछ भी ईटीसी में कुछ भी बुक है और उसके बारे में पता नहीं हमें। अब अगर यहाँ बात करें पाली स्क्रिप्ट, तो पाली स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती थी। अब प्राकृत अल्फाबेट ऐसे होते थे। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। अगर मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की बात करें तो हिंदी, असामीज, बंगाली, ये प्राकृत के अंदर जो अर्धमगधी है उस लैंग्वेज पे आती है। तो ये सोचो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप से ट्रांजिशंस, ये लैंग्वेज भी ट्रांजिट कर जाती है, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आ जाती है। और ये डेवलप कब होती है? 10,000 एडी के बाद डेवलप होता है। और ये कहाँ बोली जाती थी? मेनली नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में। तो यहाँ तक हमने देख लिया, इंडो आर्यन ग्रुप लैंग्वेज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है द्राविडियन ग्रुप, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ा हमने। तो यहाँ पर हमने देखा मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, ये सब लैंग्वेज आ जाती है। अब अगर हम बात करेंगे अपार भ्रमसा, ये मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में है। इनका करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल, ये भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, तो ये पता रहना चाहिए। अब प्राकृत भी सब डिवाइडेड है। पाली में, मगधी में, सौरसेनी, महाराष्ट्री प्राकृत, इल्लू, पैचैली। देखो सारे लैंग्वेज के ना कुछ कुछ फीचर है, वो आपको याद रखने, वही प्रीलिम्स में पूछेंगे। मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, तो यहाँ पर जो कॉमन लैंग्वेज होती है प्राकृत, उनका डेवलपमेंट होता है। और अगर ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर किनका डेवलपमेंट होता है? संस्कृत। तो और हमारे इंडिया में 74% जो लैंग्वेज बोली जाती है, सो वो है बिलोंग टू दिस ग्रुप, मतलब इस ग्रुप से, जो कि सब डिवाइडेड है इनटू 3 ग्रुप। तो इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेज जो सब डिवाइडेड है ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न, ये तीनों लैंग्वेज ही हमारे इंडिया में 74% बोली जाती है। इसके बाद द्राविडियम, सीनो तिब्बतन, नेग्रोइड, ऑस्ट्रिक और अदर। तो लैंग्वेज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। थैंक यू।